आके। सर कुछ साल पहले जाके खो दिए। अशोक पुरोहित के कैरेक्टर का असली सर्टिफिकेट मिलेगा। हालांकि वो मैटर कभी रिपोर्ट नहीं हुई। बंगलुरु के हमारे हर सोर्स, हर खबरी को काम पे लगा दो। पता करो कि इस अशोक पुरोहित के साथ क्या हुआ था, कब और क्यों। यस सर। इनफैक्ट ये पूरा वाकया मैं अपने कलीग से सुना था। क्या सुना था आपने? देखिए, उस लड़की की शादी हो चुकी है, घर बस गया है। आप उसका नाम तो नहीं उछालोगे ना? विश्वास रखिए, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ साल पहले वो इंटर्न के तौर पे यहाँ ज्वाइन हुई थी। कितने साल पहले? तकरीबन 5 साल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या है ये? हाँ? व्हाट? क्या हुआ? बेवकूफ हूँ, दूध पीती बच्ची हूँ, कब से देख रही हूँ, कभी यहाँ हाथ लगाना, कभी वहाँ छूना। क्या लगता है तुम्हें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारी नीयत क्या है? इंटर्न हो ना, अपने करियर में आगे बढ़ना है या नहीं? एक्सक्यूज मी, गो टेक अ वॉक। तुम होते कौन हो? मैं वो हूं जो अगर तुम्हारी जिंदगी बना सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है। अच्छा, अब तुम मेरी जिंदगी बनाओगे? एक्चुअली अशोक को अंदाजा ही नहीं था कि उसने किस चीज को न्योता दे दिया है। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? का मंगेतर था वो। उसने अशोक की बहुत पिटाई की। स्टाफ मेंबर के दिल में अशोक के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो कुछ हो रहा था सब ठीक हो रहा था, वो इसी के लायक था। इस बात की किसने रिपोर्ट नहीं की? कौन करता? इस घटना के बाद अशोक काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गया और कोई नहीं चाहता था कि ये मामला और उछले, क्योंकि खामखा कंपनी की बदनामी होती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, मैंने सुना है उन्होंने अशोक पुरोहित की जिंदगी का कोई गड़ा मुर्दा बाहर निकाला है। कोई और भी लड़की थी जिसे उसने हरास किया था? हाँ, हालांकि वो बात तो दबा दी गई। उन्होंने बाहर ही नहीं आने दी होगी, जैसा मेरे केस में है। एक रेपुटेड मीडिया हाउस है, कौन पंगा लेगा? और तुम्हें तो पता ही नहीं कि अशोक पुरोहित है क्या चीज़। अच्छे से जानती हूँ दादा कि वो क्या चीज़ है। एक लिच्चड़ आदमी जिसका हाथ लड़की देखी नहीं कि लपलपा जाता है। नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत ही रईस खानदान से है वो, बड़ी इज्जत है उनकी, दूर दूर तक कनेक्शंस हैं। दादा, अमीर और ताकतवर लोगों को लगता है ये दुनिया उनके बाप की जागीर है। उसमें नया क्या है? हमारे देश में इन अमीर बाप के बेटों की कमी है क्या? अच्छा दादा, चलती हूँ, कोर्ट जाना है। आज तो तारीख नहीं है ना? कोशिश तो कर ही सकती हूँ। अगर मैं ही थक के बैठ जाऊंगी तो मेरे लिए कौन दौड़ेगा? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी है। एक मिनट, आपका केस तो लेबर टर्मिनल में ट्रांसफर कर दिया गया है। ओह, मतलब? लेबर कमीशन में केस 1 साल तक रहता है, फिर भी केस पेंडिंग रहे तो उसको टर्मिनल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपकी सुनवाई वहीं पे होगी। कहीं भी हो, हमारे लिए लड़ाई उतनी मुश्किल रही। पहली सीढ़ी चढ़ गए, केस छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में ट्रांसफर हो गए, जहाँ सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैंडल किए जाते हैं। कितना वक्त लगेगा सुनवाई में? हम कोशिश करेंगे सुनवाई जल्द से जल्द हो। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, बस इतना पता है। मम्मा, आप नाराज हो? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं।
आपको ऐसा क्यों लगा? ऐसे ही आप नाराज लग रहे हो। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नम्रता, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे भी तुम्हारे ऑफिस में आकर अशोक की धुलाई करनी चाहिए थी? नहीं कैजाद, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। शायद उसे तुरंत राहत मिल जाती। तुम्हें लगता कि इंसाफ हो गया, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत ना होती। कैजाद, मुझे किसी को नीचा दिखाने में या किसी का अपमान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ। इट्स नॉट एन आई फॉर एन आई। मुझे सिर्फ मेरा आत्मसम्मान वापस चाहिए। ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। जैसे अगर वो मुझे ये कहते कि मुझे काम से निकाल रहे हैं इसलिए कि काम कम है, मैं समझ जाती हूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ सिर्फ इसलिए कि गंदे आदमी की घिनौने हरकतों की मैंने शिकायत की। ये गलत है। ये तो कायरो वाली बात हुई ना। अरे आप में हिम्मत नहीं है कि आप सच का सामना करो, आप सच को न्याय दिलाओ, गलत को सही करो। नहीं होगी, मुझ में है। मैं करूंगी, मैं लड़ूंगी अपने आत्मसम्मान के लिए। केस अब ट्राइब्यूनल में है और मेन बहस इस बात की है कि क्या मेरा टर्मिनेशन जायज था या नहीं। नहीं था, गलत था मुझे काम से निकालने का तरीका। और ये बात मैं उनसे मनवा के रहूंगी। मिसेस नम्रता दास के आरोप बेबुनियाद नहीं है और ना ही इसमें कोई सोची समझी साजिश है, और यही बात मैंने अपने रिपोर्ट में लिखी है। वही देख रही हूँ। उनके साथ सेक्सुअल और प्रोफेशनल हैरेसमेंट दोनों ही हुए हैं, ये बात सच है। और नौकरी से निकाला जाना गैर कानूनी था। माफी चाहता हूँ, रिपोर्ट सबमिट करने में देर हो गई, लेकिन रिपोर्ट सबमिट करने से पहले मैं हर पहलू को परख लेना चाहता था। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। अब उम्मीद की जा सकती है कि केस की सुनवाई होगी। हम दबाव डाल सकते हैं। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि मेरे दो कलीग्स राकेश सिन्हा और नितिन कुमार मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो विटनेस बनकर आएंगे ना? मैं बात करके देखती हूँ। हम दोनों को ये लगता है कि नम्रता के मामले में इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए। नम्रता को टर्मिनेट करते वक्त नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद बात इतनी बढ़ने के बाद इंक्वायरी होनी ही चाहिए थी। राकेश और नितिन, तुम दोनों जानते हो कि बात लेबर कमीशन तक पहुंच चुकी है और इस केस के सिलसिले में अवेकन ने एक स्टैंड लिया है, तो बिल्कुल सही है। और हम ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि नम्रता ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात किसी से नहीं की, जो कि सफेद झूठ है। तुम दोनों काम किसके लिए करते हो? अवेकन के लिए या फिर नम्रता के लिए? सर, कॉन्शियस अबव कन्वीनियंस, ये मोटो साफ साफ बड़े शब्दों में अवेकन में लिखा हुआ है और जो हमने नहीं लिखा है। इसी कॉन्शियस से अगर काम किया होता तो शायद बात इतनी आगे तक बढ़ती नहीं थी। नम्रता ने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी, मुझे पता। उसने बात की थी हमसे और हमने हमारी आंखों से देखा है कि सबके सामने मिस्टर अशोक नम्रता के साथ कैसा व्यवहार करते थे। और ये कोई पहला केस नहीं है, इसके पहले भी कई इंटर्न्स मिस्टर अशोक के इसी बर्ताव की वजह से जॉब छोड़ के जा चुकी हैं। ये और बात है कि उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन नम्रता में थी सच बोलने की हिम्मत। एंड आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आप में भी ये कहने की हिम्मत नहीं है कि नम्रता ने जब आपसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन की उसके बाद ही उसे नोटिस दिया गया। सर, ये सुमित सर ने भेजा।
सर ये सुमित सर ने भेजा। जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे और बयान भी देंगे। और होपफुली हम लोग मुंबई में हो जब तुम्हें हमारी जरूरत पड़े। थैंक्स रियली। इसमें थैंक्स की क्या बात है नम्रता? वैसे भी अब हम अवेकिन के कैद से आजाद है। कब तक बर्दाश्त करते हो उस गंदगी को? You can only lose something that you have, but you cannot lose something that you are. एकार्ट टोल का एक फेमस कोट है। पर केस तो नम्रता के लीगल टर्मिनेशन का है। हाँ, पर बात तो उठेगी ना। सोल्यूशन क्या है? अगर बात बहुत पर्सनल लेवल तक पहुंच जाए तो मानहानि का दावा कर सकते हैं। सुनवाई कल से शुरू होगी। नम्रता, मैं चलूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं बाबा, तुम्हारा काम नहीं सफर होना चाहिए, मैं अकेले संभाल लूंगी। और वैसे भी मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ हो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मामा। थैंक यू बेटा। चलो ये लो। बाय बाय। सर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बात सामने आई है कि मिसेस नम्रता के आरोप निराधार नहीं है। उनका सेक्सुअली और प्रोफेशनली हैरेसमेंट किया गया है। उन्हें टर्मिनेट भी किया गया तो बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी इंक्वायरी के। मिसेस दास ने सारे वाक्य की जानकारी रिटर्न कंप्लेंट के तौर पर ग्रुप हेड को दी थी, जिसमें इस बात का भी साफ साफ जिक्र था कि उस दिन सीईओ के साथ मीटिंग में क्या क्या हुआ। लेकिन इस बात का जवाब बड़ी ही गैर जिम्मेदारी से दिया गया। कहा गया कि उनके सारे आरोप झूठे हैं और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है, और इसी इलीगल टर्मिनेशन को हमने चुनौती दी है। मेरी ट्राइब्यूनल से विनती है कि इसे वर्क्समैन इलीगल टर्मिनेशन का केस माना जाए और मिसेस नम्रता को योग्य राहत दी जाए। आपने इस रिटन इलीगल टर्मिनेशन के आरोप को ही चुनौती दी है और किसी तरह के समझौते से भी इनकार किया है? सर, पहली बात तो यह है कि मिसेस नम्रता दास का टर्मिनेशन का जो फैसला है वो उनके अपॉइंटमेंट लेटर के क्लॉजेस के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैनेजमेंट को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी अपॉइंटी को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है अगर उसका काम सब स्टैंडर्ड है तो, या उनके किसी भी कार्य से ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा को नुकसान हो। मिसेस दास को काम से निकाले जाने का कारण उनकी इनकॉम्पिटेंसी है। इस बात को नोट किया जाए कि जब तक मिसेस नम्रता दास नौकरी पर थी उस दौरान किसी भी तरह की शिकायत नहीं दर्ज हुई, यहां तक कि सेक्सुअली या प्रोफेशनली हैरेसमेंट का केस तक नहीं हुआ। लेकिन उनके नौकरी से निकलने के ठीक 3 महीने बाद ये कंप्लेन लेटर मिला। ये क्लियरली आफ्टर थॉट है सर। ये एक रिपोर्ट है उनके चीफ रिपोर्टर ने दी है जो उनके परफॉर्मेंस के बारे में ये कहती है कि उनका परफॉर्मेंस अवेकन के स्टैंडर्ड का था ही नहीं। उनका काम सब स्टैंडर्ड था और कोई वजह नहीं थी कि उन्हें नौकरी पर रखा जाए। सर, मैंने अवेकन में जून 2002 से लेकर जब तक मुझे नौकरी से निकाला नहीं गया था तब तक काम किया है। मेरे 25 से भी ज्यादा आर्टिकल्स इस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, जैसे मैंने लिखे थे उन्हीं शब्दों में। यहाँ तक कि उनके बायलाइंस भी चेंज नहीं किए गए और इस दौरान मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि मेरा काम सब स्टैंडर्ड है। चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट तब आई जब मैंने सीईओ से हैरासमेंट की शिकायत की। मैं सीईओ से मिली थी सर, उन्हें ये बताने के लिए कि मेरे आर्टिकल्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं जबकि वो अच्छे हैं, और मैंने वजह भी बताई थी। लेकिन जो भी उन्होंने कहा काफी शर्मनाक था। सर, मेरे जो आर्टिकल्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सेम सब्जेक्ट पे दूसरे करस्पॉन्डेंट्स ने रिसर्च की और उनके आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। अगर मैं अपने जॉब में इनकम्पिटेंट होती तो ऐसा होता। अचानक मुझे कहा गया कि मेरे आर्टिकल सब स्टैंडर्ड है और तुरंत मुझे काम से निकाल दिया गया। आपने श्री अशोक पुरोहित के खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं, क्या उसका जिक्र आपने कभी अपने किसी कलीग के साथ नहीं किया? किया था। मेरे 2 कलीग्स मिस्टर राकेश सिन्हा और मिस्टर नितिन कुमार को मैंने बताया था। उन्होंने मुझे ये तक कहा था कि इससे पहले भी कुछ इंटर्न्स ने अशोक पुरोहित के बिहेवियर की वजह से अपनी जॉब छोड़ी थी। सुनी सुनाई बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं।
क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? सर, राकेश सिन्हा और नितिन कुमार ने इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को बयान दिए हैं। उन दोनों के सिग्नेचर्स उस लेटर पर है जिसमें यह लिखा गया है कि मिसेस नम्रता दास के लगाए हुए आरोप बेबुनियाद है, और उसके बाद वही लेटर पुलिस को दिया गया। सर, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पुलिस तहकीकात करने पहुंचती है, उन्हें एक लेटर दिया जाता है और तहकीकात रोक दी जाती है। सर, उसके बाद तहकीकात तब शुरू होती है जब एक IPS रैंक के ऑफिसर को एक केस सौंपा जाता है। सर, इससे पहले के पुलिस अधिकारियों पर अवेकन जैसी बड़ी कंपनी का इतना ज्यादा दबाव था कि वो तहकीकात कर ही नहीं पाए। सर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्प्लॉयज ने किस दबाव में आके सिग्नेचर किए होंगे। अवेकन में सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल था ही नहीं। जब मिसेस नम्रता दास ने न्याय के लिए हर संभव प्रयास किया, हर दरवाजा खटखटाया, तब जाके अवेकन में सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। योर ऑनर, अवेकन का ब्यूरो चीफ होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमारे यहाँ पब्लिश होने वाले हर आर्टिकल की क्वालिटी पे नजर रखूं। हमारे चीफ रिपोर्टर ने कई बार मेरा ध्यान इस बात की तरफ खींचने की कोशिश भी की कि इनके आर्टिकल्स में गलतियां थी, फैक्चुअल भी और ग्रामेटिकल भी। मेरा काम है गलतियों को ठीक करना और अपने नीचे काम करने वाले लोगों को अच्छे से अच्छा काम करने के लिए एनकरेज करना, और साथ ही साथ मुझे ये भी जज करना पड़ता है कि हमारे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज में से कौन आगे बढ़ने के लायक है और कौन नहीं। अब जहां तक मिसेस नम्रता दास का सवाल है, तो जब से ये हमारे ऑफिस में आई, ये एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय थी, और ये उन एम्प्लॉयज में से थी जिनके काम के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। योर ऑनर, जो सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम इन्होंने मुझ पे लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। दरअसल ये मुझसे और मेरी कंपनी से बदला लेने के लिए ऐसा बेतुका और घटिया इल्जाम हम पे लगा रही है। एक इंसान जिनके ज्यादातर आर्टिकल्स छपे, वो आपकी नजर में इनकॉम्पिटेंट है और उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत फर्क होता है। चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस नम्रता दास की इनकॉम्पिटेंसी के दो कारण थे। उन्होंने उतने आर्टिकल्स फाइल नहीं किए जितने उन्हें करने चाहिए थे, यानी कि कम क्वांटिटी, और दूसरी तरफ खराब क्वालिटी। तो एक तरफ कम काम और दूसरी तरफ सब स्टैंडर्ड काम। हाँ, हो सकता है। और चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट की वजह मिसेस नम्रता दास की आपके खिलाफ शिकायत नहीं थी, और आपके बर्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर उंगली उठाई जा सके। आप मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। योर ऑनर, मेरे इतने लंबे करियर में आज तक कभी भी किसी ने मुझ पे कोई आरोप नहीं लगाया। पहली बार मेरे करियर में किसी फीमेल एम्प्लॉय ने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाया है। अशोक पुरोहित और अवेकन ने मानहानि का केस किया है, वो भी बेंगलुरु में। उनका हेड ऑफिस वहीं पर है, मतलब बेंगलुरु जाना पड़ेगा। मानहानि और कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा है, आपको एक और वकील करना होगा। मुंबई से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई, यहाँ का ट्राइब्यूनल और वहाँ का हाई कोर्ट। मुझे दोनों जगह मौजूद रहना होगा। जी, करना तो होगा, लड़ाई आपकी है। नम्रता जी, आज हियरिंग नहीं है, उनका एडवोकेट किसी और केस में बिजी है। कब तक होगी सुनवाई? पता नहीं, उस जज का ट्रांसफर हो गया, अब अगले जज के अपॉइंटमेंट तक राह देते हैं। और क्या?
नम्रता दास हियर। थैंक यू सो मच, बट आई एम रियली सॉरी। मैं फिलहाल सिर्फ फ्रीलांस काम कर रही हूँ। नहीं सच। बिकॉज केस के सिलसिले में मुझे कभी मुंबई जाना पड़ता है तो कभी बेंगलुरु। मैं कमिट नहीं कर पाऊंगी। थैंक्स। हो गया बैग पैक? मम्मा आपको पता है आज हमारे स्कूल में ऐसे कंपटीशन है। अच्छे से लिखना। ध्यान लगा के, सोच समझ के, सब्जेक्ट कौन सा मिला है वो समझ लेना, ठीक है? एक अच्छी खबर है, सुनवाई फिर से शुरू हो रही है। एक नया जज आया है। ये तो अच्छी बात है, सुनवाई दोबारा शुरू हो रही है। आगे देखते हैं। बाय। मैं अवेगन में पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ और मिस्टर अशोक पुरोहित को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक बेहद ही शरीफ इंसान है और बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल भी। मुझे नहीं लगता नम्रता दास के आरोपों में कोई सच्चाई है। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि मिसेस नम्रता दास को जॉब से निकालने की वजह उनका सबस्टैंडर्ड काम था। और रहा सवाल मिस्टर अशोक पुरोहित का, तो उन्हें मैं बरसों से जानता हूँ। मिसेस नम्रता तो क्या, वो किसी भी महिला के साथ ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। सो मिस्टर आनंद शर्मा, आप मिसेस नम्रता दास से एक ही बार मिले? यस। पर मैं ये बात जानता था कि कोई उनके काम से खुश नहीं था। ये आपको कब पता चला? रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स में ब्यूरो चीफ और चीफ रिपोर्टर्स के साथ ये बात डिस्कस होती थी। तो क्या आपने कभी भी इस बारे में कोई मेमो इशू किया? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। मिसेस दास प्रोबेशन पर थी, इसलिए इनफॉर्मली डिसीजन लेने में हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। सर, पहली बात, मिसेस नम्रता दास प्रोबेशन पर थी, इसीलिए कानूनन उन्हें वर्कमैन नहीं माना जा सकता। वो एक एम्प्लॉय नहीं थी, वो सिर्फ प्रोबेशन पर काम करने वाली एक रिपोर्टर थी। आप कहना क्या चाहते हैं? सर, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये केस लेबर ट्राइब्यूनल के ज्यूरिडिक्शन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मिसेस दास एम्प्लॉय थी नहीं और इसीलिए उन्हें वर्कमैन नहीं माना जा सकता। You have to wait. अगले जज के अपॉइंटमेंट तक और भी इंतजार करना है। हाँ श्यामा। सर, पिछले आर्ग्यूमेंट में मैंने ये साबित कर दिया था कि कानूनन मिसेस दास को वर्कमैन नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो प्रोबेशनरी हैं और एम्प्लॉय नहीं। सर, मिसेस नम्रता दास एक वर्किंग जर्नलिस्ट थी। अगर इस एक्ट पर आप गौर करें, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका काम जर्नलिज्म हो, वो चाहे होल टाइम हो या पार्ट टाइम, चाहे किसी भी एक अखबार के साथ या एक से अधिक अखबार के साथ, चाहे वो एडिटर हो या राइटर, न्यूज इंचार्ज या सब एडिटर, फीचर राइटर या कॉपी टेस्टर, रिपोर्टर या करेस्पॉन्डेंट, कार्टूनिस्ट या फोटोग्राफर। मिसेज नम्रता दास वर्कमैन ही है और ये ट्राइब्यूनल उनको वर्कमैन ही मानती है। ये वर्कमैन का आर्गुमेंट तो काम नहीं आया। हाँ, जज ने भी हमारे आर्गुमेंट्स डिसमिस कर दिए। ट्राइब्यूनल के जज की रूलिंग को चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। मिसेस नम्रता दास इस एक्ट के मुताबिक निस्संदेह वर्कमैन ही है। इस केस की आगे की कार्रवाई फिर से ट्राइब्यूनल कोर्ट में ही होगी।
फिर रहा देखो, वो जज 2 साल के एक्सटेंशन पे थे, अब नए जज के आने का वेट करो। सर वो लेटर जिस पर अवेकन के एम्प्लॉयज के सिग्नेचर थे, उस पर मैंने दबाव में आके साइन किया था। मुझे तो ये भी नहीं बताया गया था कि उस पर क्या लिखा हुआ है। सर मैं अपनी तरफ से दावे के साथ कह सकता हूं कि बाकी एम्प्लॉयज ने भी दबाव में आके ही साइन किया होगा। हो सकता है कि ये आपके साथ हुआ हो, बाकी लोगों के साथ नहीं। आप अपने बारे में बता सकते हैं पर सारे एम्प्लॉयज के बारे में नहीं। सर अगर एक एम्प्लॉय दबाव में आके दस्तखत कर सकता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि बाकी एम्प्लॉय भी दबाव में आके दस्तखत कर सकते हैं। सर मेरी बाकी एम्प्लॉय से बात भी हुई है, लेकिन कोई भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना नहीं चाहता। सर हम बात तो वही कर सकते हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। सर ऑन रिकॉर्ड वो लेटर है जो ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टिगेटर्स को भिजवाया था, जिसपे सारे एम्प्लॉयज के सिग्नेचर थे। सर उस एक लेटर की वजह से सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन रोक दिया गया। सर ये एक तरह से तहकीकात रोकने के लिए दबाव तंत्र का इस्तेमाल करना ही है। हाँ, नम्रता दास के इनकॉम्पिटेंस के बारे में सुना था। आप सीईओ के पीए हैं? यस। कितनी बार मिले आप मिसेस नम्रता दास से? 3 बार, जब अपॉइंटमेंट हुआ था, दूसरी बार जब उन्हें सीईओ सर से अपॉइंटमेंट चाहिए था, और तीसरी बार जब उन्हें रिलीविंग लेटर दिया गया था। और मैं इस 3 मीटिंग में आपको पता चल गया कि मिसेस नम्रता दास अपने काम को लेकर कितनी इनकॉम्पिटेंट है। मैंने कहा ना कि ऑफिस में इस बारे में सुना था। सर मिसेस नम्रता दास ने जर्नलिज्म में डॉक्टरेट किया है। लगभग 12 साल का अनुभव है उन्हें अवेकन ज्वाइन करने से पहले। अवेकन में भी उनके आर्टिकल छपे और वहां से गैर कानूनी तौर पर निकाल दिए जाने के बाद भी लगभग 10 साल से वो एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम कर रही हैं। सर ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मिसेस नम्रता दास ने एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट लिखे हैं और जो छपे हैं। सर मिसेस नम्रता दास कोई ऐसी वैसी रिपोर्टर नहीं है जिनके बारे में ये कहा जा सके कि वो अपने काम को लेकर सक्षम नहीं है या फिर इनकॉम्पिटेंट है। मम्मा ये ऐसे मैंने लिखा, देखो ना कैसा है। गुड, वेरी गुड। सच्ची में मम्मा? हाँ हाँ सच्ची मुच्ची। दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंट से कहो उस लड़की की फैमिली के हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए। आई थिंक वी शुड डू दिस स्टोरी इन द संडे एडिशन। रेप लॉस पर जमकर बहस छिड़ी हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट, ईव टीजिंग। आई थिंक हमें इस पे कवरेज डालनी चाहिए। ग्रेट, पुट इट ऑन सेकंड पेज। नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पेज पे डालो। सेकंड पेज पे ढेर सारे फोटोग्राफ्स होंगे। देश भर में इतने कैंडल मार्च हुए हैं उनके। बाय द वे आज कैंडल मार्च है बांद्रा के पास, उसे कवर करो, वहाँ सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। ट्विटर पर कौन क्या कर रहा है रिपोर्ट इट। एक्यूज्ड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, सब पर डिटेल आर्टिकल होनी चाहिए। आई थिंक उनमें से एक जुवेनाइल। तो क्या हम टीम को सिंगापुर भेजें? ये आनंद ही डिसाइड कर सकते हैं। ओके। हियर्स द बजट प्लान। आखिर वो दिन आ ही गया। हाँ आखिर आ ही गया। रिजल्ट अगर तुम्हारे फेवर में ना आए तो टूट मत जाओ। नहीं कैसा, आई वोंट, प्रॉमिस। सन 2004 से अब तक दोनों पक्षों द्वारा दी गई सारी आर्गुमेंट्स मैंने पढ़ी। उन्हीं के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि अवेकन इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिसिज नम्रता दास के साथ अन्याय किया। जब सेक्सुअल हरासमेंट सेल था ही नहीं तो वो रिटर्न कंप्लेंट लेकर जाती कहां? 3 महीने बाद उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज की। उस शिकायत को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अगर रिपोर्ट देर से भी दायर हुई तब भी उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। मिसिस दास के अनुसार उन्होंने वर्बली ये शिकायत सीईओ आनंद शर्मा से की। जाहिर है उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई। लेकिन लिखित कंप्लेंट चाहे 3 महीने बाद मिली, फिर भी अवेकन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गई। उचित होता कि ब्यूरो चीफ मिस्टर अशोक पुरोहित से यह स्पष्टीकरण मांगा जाता
कि आखिर उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस क्यों लगा। मिसिस दास सीईओ मिस्टर आनंद शर्मा से मिली और कुछ ही दिनों बाद चीफ रिपोर्टर ने उनके खिलाफ इनकम्पिटेंसी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। और मिस्टर आनंद शर्मा ने भी कहा कि उन्हें नौकरी से इसलिए निकाला गया कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थी। ये साफ रूप से सामने आता है कि मिसिस दास के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई वो बहुत जल्दबाजी में हुई और उन्हें सफाई का कोई मौका नहीं दिया गया। आखिर मिसिस दास को नौकरी से निकालने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? मिसिस दास की योग्यता और उनकी कैपेबिलिटी पर उठाए गए सारे सवाल बेसलेस हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका अनुभव इस बात का सबूत है कि उन्हें नौकरी से निकाले जाना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि उनके साथ अन्याय भी है। इससे स्पष्ट होता है कि निश्चय ही इसका कोई और कारण रहा होगा। मिसिस दास ने इतने वर्षों में जो यातनाएं सही, जो कष्ट उठाए, उन सब को देखते हुए यह अदालत ये फैसला सुनाती है कि मिसिस नम्रता दास को उनकी नौकरी पर रीइंस्टेट किया जाए और टर्मिनेट किए जाने से अब तक का वेतन दिया जाए। हर वक्त हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नम्रता जी, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आपने मुझ पर विश्वास रखा और आपके इस विश्वास ने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। बहुत थैंक यू नम्रता। लड़ाई तो तुमने लड़ी है इतने बरस, वो भी अकेले। कंग्रेचुलेशंस डियर। टू यू टू कविता जी। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो ना कि सिर्फ प्रॉब्लम समझते हैं बल्कि उससे लड़ने की हिम्मत भी देते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू नम्रता। तुमने हिम्मत की और मसले को उठाया। ना सिर्फ इतना ही बल्कि न्याय मिलने तक लड़ने का हौसला रखा। आप सहारा देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाती तो ये मुमकिन नहीं होता। मम्मा, ना आज आपका बर्थडे, ना मेरा और ना ही पापा का, तो फिर हमने केक क्यों काटा? बेटा, केक सिर्फ बर्थडे के दिन थोड़ी ना काटा जाता है। जिस दिन हम खुश उस दिन सेलिब्रेशन। हाँ, ये केक हम तीनों की खुशी के लिए है। मामा, पर आपने एक बात नहीं बताई, आप रोज कोर्ट क्यों जाती हो? बेटा, मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, मुझे अपने आर्टिकल्स के लिए जाना पड़ता है। जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो मम्मा तुझे कोर्ट रूम की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएगी। हाँ। Facts are many, but the truth is one. ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 26 फरवरी 2013 को हमारी संसद ने एक कानून पारित किया। इस कानून में किसी भी वर्क प्लेस पर काम करने वाली सभी महिलाएं, चाहे वो घर में काम करने वाली नौकरानियां हों या खेतों में मजदूरी करने वाली, इन सभी औरतों को यौन उत्पीड़न से यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से सुरक्षा प्रदान की गई है। इस कानून के अनुसार ऐसे केसेस के लिए वर्क प्लेस पर ही एक कमेटी बनाकर 90 दिनों के अंदर उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। ऐसा ना करने पर दोषी कंपनी को 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून का बार बार उल्लंघन करने पर सजा भी बढ़ सकती है और कंपनी का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। क्राइम पेट्रोल सलाम करता है उस औरत को जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उसके पति को जिसने इस लंबे संघर्ष में अपनी पत्नी का साथ दिया, और सलाम करता है उन सभी लोगों को, संस्थाओं को जिन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस के सामने ना झुककर एक मिसाल कायम की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने विवेक की आवाज सुनी और निजी सुविधा को महत्व नहीं दिया। कंसाइंस अबव कन्वीनियंस। शायद ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े होकर लड़ने की ऐसी कोशिशें बेमानी लगे क्योंकि वो आपका आसानी से दमन कर सकते हैं। उनके पास साधन, सुविधा और ताकत की कोई कमी नहीं होती और उनसे लड़ते लड़ते दबाव में आकर आम इंसान थक कर टूट सकता है। पर आज से 100 साल बाद भी डेविड और गॉलियत की कहानी दोहराई जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सच का रास्ता कठिन जरूर है पर वो ही सही रास्ता है। जय हिंद।